Good morning, children. So we'll continue that same chapter, that is health, है ना, human health. So we were studying, we have started balanced diet, and हमने पढ़ा कि balanced diet जो है it's a diet which vary from person to person. It includes a balanced diet should be a diet which include all the required nutrients in the required quantity. Now required nutrient and required quantity we cannot go exactly. We cannot go कि पॉइंट जैसे या 2 मिलीग्राम हमको कैल्शियम चाहिए तो उतना ही ले, ये तो हो नहीं सकता, है ना. तो we will have to take some time, it will be extra, sometime it will be less. तो वो डे का वीक का एवरेज हो सकता है, ठीक है. और अगर नहीं होगा तो क्या होगा, बॉडी कुछ साइन सिम्टम दिखा देगी, एंड अकॉर्डिंगली वी विल हैव टू चेंज आवर डाइट. वी विल हैव टू आइदर suppress something or we will have to increase some nutrients. Okay, and we have studied that the factors on which the balanced diet depends on, first thing, it is on the age, because we have studied the children who are in the stage of growth, they require far more nutrients than an adult. Okay, and an old person require almost least amount of nutrient, because uski body mein to maintenance phase bhi nahi raha hai, because the regeneration is almost reduced, retarded. ठीक है, तो अब वो तो रीजनरेशन के फेज में भी नहीं है, तो इसलिए क्या है कि उसकी उसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑल द मोर डिक्रीज हो जाएगी, उसकी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट ऑल द मोर डिक्रीज हो जाएगी. वेयर एज द चाइल्ड, अ स्मॉल चाइल्ड और इन्फेंट हु इज just newly born, or a pregnant mother, where the infant, the embryo or fetus is growing, they require far more energy, far more nutrient. मैंने आपको कल की क्लास में बताया था that is if we keep a track of a growth of a child, newly born child, almost 800 to 1 kg, 800 ग्राम to 1 kg तक वेट उसका एवरी मंथ बढ़ रहा होता है इन इनिशियल 5 6 7 months. ठीक है, that means how much nutrient is required in order to create, construct, make or form new cells and new tissues. तो उस टाइम में उसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट विल बी द ग्रेटेस्ट, ठीक है, हाईएस्ट. एंड उस टू in order to fulfill or in order to cater the nutrient requirement, उसको जो है कई ज्यादा टाइप के न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ेगी, ज्यादा खाना खाना पड़ेगा. एंड दैट इज व्हाई वी हैव सीन दैट द चिल्ड्रन आर हैविंग मोर फ्रीक्वेंसी दो दे टेक लेस डाइट. कहने को तो हम ये कहेंगे सर वो तो एक ही चपाती खा रहा है, पर वो एक चपाती उसके बॉडी वेट के हिसाब से आप देखिए ना, वो 10 किलो का होगा, शायद 12 किलो का होगा. वो 12 किलो का बच्चा एक टाइम में एक चपाती खाता है, और वो ऐसा नहीं है कि आपके साथ ही खाएगा. he will be eating in that same frequency as we are eating, no, at least what we people are eating, the mature people. They will be having somewhere about 8 o'clock आपने उसको एक गिलास दूध दे दिया, एक कुछ दे दिया, फिर उसको 10 o'clock वापस भूख लग जाएगी, फिर वो आएगा, कुछ स्कूल में होगा तो इंटरवल हो जाएगा, फिर वो कुछ खा लेगा टिफिन में, ठीक है, फिर घर आएगा, फिर कुछ खाएगा, फिर ट्यूशन जाने से पहले, अगर तो ठीक है छोटा बच्चा नहीं जा रहा है ट्यूशन, लेकिन अगर घर पे भी होगा तो उस टाइम पे खाएगा, ठीक है, फिर शाम को चाय के साथ में या चाय के टाइम में उसका दूध या बॉर्नविटा या जूस या शेक या जो भी कुछ है उस टाइम खाएगा, फिर रात को खाएगा. तो द फ्रीक्वेंसी इज मोर, क्वांटिटी दो लेस. एंड if we sum up all the food and उसको उसके बॉडी वेट के हिसाब से कंपेयर करेंगे तो they consume far more amount of nutrient in compared to the amount of nutrient which we people are eating or consuming in a day. तो वो हमने देखा एज पे डिपेंड कर रहा है, दूसरा वो सेक्स पे डिपेंड कर रहा है. जनरली इट इज ऑब्जर्व दैट मेल्स रिक्वायर मोर एनर्जी बिकॉज दे आर मोर एक्टिव, दे आर इंडल्ज इनटू द हेवी एक्टिविटी. हम जनरली औरतों से इतना हेवी काम नहीं कराते हैं जितना कि आदमियों से कराते हैं. वो लेबर्स होते हैं, वो कुली होंगे, वो सामान लेकर के जाएंगे. ऑफ कोर्स वी सी, अगर हम कंस्ट्रक्शन साइट पे जाएंगे तो वी सी दैट वुमेन लेडीज आर आल्सो इक्वली वर्किंग, तो नेचुरली उनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी. तो एनर्जी रिक्वायरमेंट या बैलेंस डाइट में हम कोई सिंपल फंडा नहीं लगा सकते. हम ये नहीं कह सकते कि 18 इयर्स के वुमन को दिस मच ऑफ एनर्जी चाहिए. अब वो 18 ईयर की वुमेन अगर फिजिकली एक्टिव है, बहुत ज्यादा काम कर रही है, वो लेबर है, वो क्या कहते हैं गेती फावड़ा लेकर के या वो ईंटों का तगारी लेकर के और नीचे से ऊपर तक जा रही है, तीसरी मंजिल दूसरी मंजिल तक सामान लेकर के, तो नेचुरली हर एनर्जी रिक्वायरमेंट विल बी मोर. तो तीसरा जो थिंग है वो है फिजिकल एक्टिविटीज, है ना, द फिजिकल कंडीशन. सर्दियों में हमारे को ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, हम जानते हैं, हम सर्दियों में ज्यादा खा लेते हैं. गर्मियां आती तो हम एक अलग ही अपना खुद का ही बनाया हुआ एक अपना आइडिया है, बोले अरे सर पानी पी के ही पेट भर जाता है. अरे पानी पी, सर्दी में पी लो पानी, किसने मना करे है क्या आपको? हाँ, गुनगुना करके पी लो, गर्म करके पी लो. बट सर्दी में पानी पीने से पेट नहीं भर रहा, गर्मी में भर रहा है. क्यों भर रहा है? बिकॉज गर्मी में आपकी एनर्जी रिक्वायरमेंट कम है. क्यों है? बिकॉज
दैट समर्स में आपकी बॉडी को केवल वाटर निकालना है पर्सपिरेशन के लिए टू मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर। सर्दियों में क्या है, यू हैव टू कंज्यूम मोर फूड, बर्न मोर फूड टू कीप योर बॉडी वार्म। जो हीट है बॉडी की, वो गर्म कपड़े पहनने से थोड़ी हीट आती है। ये थोड़ी है कि भाई आप कोट पहनेंगे तो आपको गर्मी आ जाएगी, कोट गर्मी देगा। कोट कोई गर्मी नहीं दे रहा, वो तो हमारी खुद की बॉडी की हीट है विच इज रेडिएटिंग एंड विच इज बीन ट्रैप्ड बिटवीन दैट इंसुलेटेड लेयर ऑफ द कोट। तो हीट तो अपनी बॉडी की है, तो वो हीट बॉडी को प्रोड्यूस करनी है। दैट मीन्स इट विल बी बर्निंग मोर फूड, इट मीन्स मोर ब्रीदिंग इज देयर, मोर रेस्पिरेशन इज देयर, एंड दैट इज व्हाई द एनर्जी रिक्वायरमेंट इन द विंटर्स इज मोर। तो ये सारी कंडीशंस को आपको कंपेयर करना पड़ेगा। कल मैंने आपको एग्जांपल दिया, जैसे एक बैंक मैनेजर है, उसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट उसी के साथ में काम करने वाले कई सारे लोगों से बहुत कम होगी। इवन उसी बैंक में काम करने वाले एक एक पियोन होगा, बेचारा घूमता रहेगा, ये चेक लेके उधर से जा रहा है, फिर कभी कुछ करने जा रहा है, कभी पोस्ट ऑफिस जा रहा है, कभी कुछ और जा रहा है ना। तो ही इज मोर इंडल्ज इन मोर एक्टिविटीज, तो उसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। एक कैशियर हो सकता है, ठीक है, उसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट कम है ना, फिर भी हम, अच्छा एक बात याद रखिए, ब्रेन इज इक्वली कंज्यूमिंग। ब्रेन हमारी बॉडी का 40% 50% एनर्जी ले लेता है, ठीक है। क्योंकि नर्वस सिस्टम जो होती है, चाहे वो कुछ करें चाहे नहीं करें, वी हैव टू मेंटेन और वो सोडियम पोटेशियम पंप, एंड फॉर दैट एनर्जी इज रिक्वायर्ड। तो इवन हम सो भी रहे हैं, इवन हम बैठे भी हैं, इवन हम जगे हुए भी है, इवन हम कुछ काम नहीं कर रहे हैं, देन आल्सो वी रिक्वायर एनर्जी फॉर मेंटेनिंग आवर बॉडी। तो ये सारी चीजें अपन ने कंसिडर कर लिया बैलेंस डाइट के लिए। फिर हमने पढ़ा कि नेक्स्ट क्या है, दैट इज द हाइजीन। हाइजीन के बारे में तो मेरे को कुछ कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन कहना ही पड़ेगा क्योंकि कंडीशंस कुछ ऐसी हो गई हैं, ठीक है। और हम ये मानते हैं कि इंडिया वाज वन ऑफ द कंट्री जिसने हाइजीन के बारे में सबसे अच्छे से जाना, है ना। ये जो जाति प्रथा है उसका वन ऑफ द बेस मानता हूं मैं हाइजीन को, वन ऑफ द रीजन मानता हूँ मैं हाइजीन को। हाइजीन के बारे में हमको इसलिए पढ़ना है ज्यादा, क्योंकि इंडिया में तो हाइजीन का मतलब हम जानते हैं कि हमारे घरों में अगर आप इवन इफ नाउ आल्सो इफ यू लुक एट योर होम, यू विल फाइंड दैट द मदर इज नॉट एंटरिंग इनटू किचन टिल दिस शिट। एक बार, है ना, वो पूजा वूजा करेंगे, नहाएंगे धोएंगे, पूजा वूजा करेंगे, उसके बाद ही वो किचन में घुसती हैं। आजकल का सिस्टम गलत हो गया। आजकल लोगों का क्या है, बेड पे चाय चाहिए उनको, ब्रश भी नहीं करते हैं और, है ना, दैट ऑल सिस्टम इज गॉन। I don't know which system we are following nowadays. Are we developed or are we नीचे की तरफ जा रहे हैं, पता नहीं, ठीक है। तो हमारे अब नहाना धोना नहीं है, या ब्रश नहीं करना है, या फिर बाल देख लो आजकल कैसे वो चुटिया उटिया बांध करके घूम रहे हैं आदमी, पता नहीं क्या कर रहे हैं। यार मेरे भी बढ़ गए थे, लेकिन वो तो आई एम हेल्पलेस बिकॉज द बार्बर शॉप वाज नॉट ओपन, और अभी कोई टाइम नहीं है उसके लिए। नाखून बढ़ा रखे होते, पता नहीं कितने, यू सी एवरी सेकंड गर्ल बट बिग बिग नेल्स। नाखून बढ़ाई कोई दिक्कत नहीं है, देन यू ईट विद स्पून, नो, उसी हाथ से खाएंगे, उसी हाथ से खुजली कर लेंगे, तो देन द थिंग इज रॉन्ग, है ना। तो ये चीजें हैं, हमको कपड़े बदलने होंगे। अच्छा, ये तो पर्सनल हाइजीन हो गया, नहाना धोना, कपड़े बदलना, अच्छे बॉडी का केयर करना है ना। उसके बाद क्या है, खाने के लिए बताया हमने कि मतलब द फूड शुड बी कुक्ड इन अ प्रॉपर प्लेस, हाइजीनिक प्लेस, कुक्ड इन हाइजीनिक वेसल्स, एकदम क्लीन वेसल्स। वो ठेले पे जाकर के जब हम खा रहे थे ना वो साई बर्गर पर, तो वो वही तका, वो उसका जो कढ़ाई है, यू कैन सी दैट, यू कैन मेक आउट हाउ ब्यूटीफुल द कढ़ाई इज, एकदम ब्लैक, है ना। वो उसमें पता नहीं कब का तेल है, चलिए वो सब पहन साइन कर लेंगे। और डस्ट आ रही है दुनिया भर की सारी धूल, अगर आप वहाँ पे एक स्कूटर खड़ा करके चल जाइए, 1 घंटे बाद वापस आइए और इसको वही उंगली चलाएंगे तो आपको मालूम पड़ेगा हाउ मच डस्ट इज देयर। ऑल डस्ट इज फॉलिंग इनटू दैट ऑयल विच इज ओपन, है ना, विच इज नॉट कवर्ड। ऐसा नहीं है कि वो सब जगह से कवर्ड है। फिर वो वहीं से उसी से वो बन काट रहा है, उसी से वो खच 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 कर काट रहा है, फिर उसके बाद वही कपड़ा लेकर उसने उसको पहुंच दिया, उसी कपड़े से उसने हाथ धोने के बाद अपना हाथ धो पहुंच लिया। तो हाइजीन कहीं नहीं है, दूर दूर तक नहीं है, ठीक है। उसके बदले में व्हेन वी आर डूइंग द थिंग्स एट होम, वी आर वेरी वेरी केयरफुल। अपने घर के अंदर हम हर चीज को अच्छे से, हमारा नाइफ एवरी टाइम यू टू यूज इट विल गो, इट विल गो फॉर वॉश, वापस धुल करके आएगा। हो सकता है टमाटो ही काटा होगा, उसके बाद धनिया काटना होगा, वापस हम उसको धुल के लाएंगे, ठीक है। पास में ही टैप लग रहा है, देर इज नो लिमिटेशन ना। कपड़े भी अपने पास अलग अलग होते हैं कि भैया ये रोटी फुलाने का कपड़ा है, ये क्या कहते हैं प्लेटफॉर्म साफ करने का कपड़ा है, ये हाथ पोंछने का कपड़ा है, जगह जगह पे अलग अलग वो रख रखे हैं। नैपकिन यूज करने लगे आजकल, पेपर नैपकिन, यूज एंड थ्रो, कोई चक्कर ही नहीं। तो हाइजीन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। अब हाइजीन व्हेन वी टॉक अबाउट, वी आर वेरी मच लाइक पर्सनल हाइजीन पे हम बहुत अच्छा सा ध्यान देते हैं, लेकिन वी आर नॉट वरीड अबाउट द कम्युनिटी हाइजीन।
है ना। आप ना घर का कचरा उठा के बाहर फेंक दिया, सीड्स, पील्स, सब्जियां। कई लोग जो रहते हैं मतलब वो ऐसे ऐसे तर्क देते हैं कि साहब हमारे घर में, हमारी जाति में या हमारे कल्चर में अलाउड नहीं है कि हम जो है कचरा को घर में रख सकें। हम कहते हैं ना डस्टबिन रख लो, तो बोले नहीं 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 नहीं, इट इज नॉट अलाउड इन आवर सिस्टम कि वी कीप द वेस्ट एट होम। तो हमको वेस्ट इमीडिएटली डिस्कार्ड करना है, गिव टू काउ। तो काउ वो खाएगी तो काउ कचरा करेगी। ठीक है, तो आप इन चीजों को ध्यान रखिए, है ना। इट शुड बी प्रॉपरली डिस्पोज। अगर हम एनिमल्स लेकर के जा रहे हैं, कुत्ते पालने का तो हर दूसरे घर में शौक है, बहुतों ने पाल रखे हैं कुत्ते। ठीक है, लेकिन वी आर नॉट वरीड अबाउट कि वो जो गंदगी करते फिरते हैं यहाँ, लोग बड़ी शान से आते हैं यूं चेन बंद करके, जैसे ही कुत्ता कुछ करने लगता है यूं देखने लग जाते हैं, अरे यार, ये क्या होता है। ऐसे मतलब ऐसे बन जाएंगे जैसे उसको पता ही नहीं है कि वो कुछ कर रहा है वहां पे। एंड वो गंदे, आप अगर अब्रॉड कहीं पे हैं, एनी ऑफ द वेस्टर्न कंट्री यू आर देयर, यू विल हैव टू कैरी अ पॉली बैग। ठीक है, तो ऐसे हाथ में चढ़ाना होगा, उसको उठाना होगा, उल्टा करके बांध करके नियरेस्ट बिन के अंदर डालना होगा। आप करके जाइए वहां पे, आप इमीडिएट, आप घर पहुंचे उससे पहले चलाना जाएगा घर पे। ठीक है, तो वहां हाउ दे आर फॉलोइंग, है ना, स्पिटिंग, क्या कहते हैं, पान खा के, गुटखा खा के, जर्दा खा के, तंबाकू खा के, वैसे ही शौक में ये लोग है करके सूंघते रहते हैं। वाई? एंड नाउ यू नो दैट दिस कोरोना, और इसके पहले क्या टाइफाइड, निमोनिया, कॉलरा, ये क्या, ये वाटरबॉर्न डिजीज नहीं थी क्या? ये क्या एयरबॉर्न डिजीज नहीं थी क्या इनमें से? तो वो एयरबॉर्न डिजीज, वाटरबॉर्न डिजीजेस वो कहाँ से आएंगी? वो यहीं से तो आएंगी। व्हेन यू आर डिस्कार्डिंग दैट स्पुटम एंड यू आर वॉमिटिंग एनीवेयर और दिस थिंग है। तो जहाँ ठीक है, आप ट्रैवल कर रहा है और उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, दैट इज अ सेकेंडरी थिंग, है ना। लेकिन जहाँ ऑप्शन है वेयर, तो दैट पर्सन शुड शुड फॉलो। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है जरूरी। तो पर्सनल हाइजीन तो एक चीज है, कम्युनिटी हाइजीन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। दो पड़ोसियों में लड़ाई हो जाती है, हम कहते हैं उसके नाली का पानी मेरे घर के सामने से नहीं जाना चाहिए, धड़ 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 सारी मिट्टी भर दी। तो वाटर विल कलेक्ट देयर, इट विल प्रोवाइड ए ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर द मस्किटोज। अगर वो पानी बहता रहता है फ्लोइंग वाटर में, मस्किटो अंडे नहीं दे सकते, देंगे तब भी वो पता नहीं कहाँ के कहाँ चले जाएंगे। लेकिन आपने वो नाली का पानी रोक दिया, वो स्टैग्नेंट वाटर हो गया। नाउ स्टैग्नेंट वाटर पे आराम से मस्किटोज हैं। और मस्किटो तो वहां पनपने के बाद में वो ये नहीं कहेंगे अरे इन्होंने तो हमारे लिए पानी की व्यवस्था करी थी, वी विल नॉट बाइट देम और वी विल नॉट स्प्रेड मस्किट, क्या कहते हैं वो, चिकनगुनिया और मलेरिया और डेंगी और हाउ मेनी डिजीज आर स्प्रेड बाय देम है। अभी हम पढ़ेंगे उनके बारे में यहाँ पे। तो वो सारी बीमारियां जो मस्किटो से होती हैं, वो हम पे इतना रहम नहीं करेंगे कि बोला अरे इन्होंने तो पानी इकट्ठा कर। तो कम्युनिटी हाइजीन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, देर आर नंबर ऑफ प्लेस वेयर द सीवेज सिस्टम इज नॉट देयर, देयर द सेस्पिट्स आर मेड। सेस्पिट क्या होते हैं? गड्ढे करते थे जमीन के अंदर, एंड दिस वाटर इज अलाउड टू गो इनटू दैट। ठीक है, एक प्रैक्टिस है, कॉमन प्रैक्टिस है, बट इट इज नॉट a गुड प्रैक्टिस because there are number of non-biodegradable waste available in this water. This will go and pollute the underground water pool. अंडरग्राउंड वाटर को पोल्यूट करेंगे, वही वाटर कई बार हम डिग करके निकालते होंगे, शायद हम नहीं निकाल रहे होंगे, अड़ोस पड़ोस में किसी का ट्यूबवेल होगा वो निकाल रहा होगा, तो दे विल गेट द पॉल्यूटेड वाटर। तो इट इज नॉट a गुड प्रैक्टिस, बट इफ देयर इज नो सीवेज सिस्टम, दैट इज द ओनली प्रैक्टिस अवेलेबल। वी कैन नॉट सिंपली लेट द वाटर स्प्रेड ऑन द ग्राउंड। ठीक है, तो ये है। तो बगीचे वगैरह लगा सकते हैं, उस पानी को कहीं और यूज कर सकते हैं, कोई दूसरा तरीका निकालना होगा। चलिए लेट अस कंटिन्यू, उसके आगे क्या, है ना। उसके अलावा योगा हमने पढ़ा, हमने एक्सरसाइज पढ़ा, हमने रेस्ट पढ़ा, हमने रिक्रिएशन पढ़ा, हमने वैक्सीनेशन के बारे में भी पढ़ा। ठीक है, वैक्सीनेशन लॉट ऑफ मैटर ऑफ वरी है आजकल, है ना। हम जान रहे हैं कि हम सबके सब जो है कोरोना का वैक्सीन लगाना चाहते हैं, बट द वैक्सीन आर नॉट अवेलेबल इन द नियर बाय वैक्सीनेशन सेंटर। तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हमको वैक्सीन प्रोवाइड करे। ठीक है, और अगर ये पेंडेमिक नहीं होता है तो ठीक है, आप हमसे पैसे ले लो, लेकिन व्हेन द सिचुएशन इज पेंडेमिक एंड वेयर पीपल डोंट हैव प्रॉपर अर्निंग, तो ये सब तो गवर्नमेंट का काम है कि वो प्रोवाइड करे। तो पेंडेमिक के नाम पे गवर्नमेंट ने बजट पास किया है 35,000 करोड़ रुपीज का, तो कहाँ गया पैसा? दो भाई लोगों को, आप ऐसे मजाक नहीं कर सकते पब्लिक के साथ। एनीवे, दैट इज नॉट अ इश्यू टू बी डिस्कस हियर। पॉलिटिकल इश्यू हो जाएंगे, हम तो यहाँ पे स्टडीज करने के लिए बैठे हैं, नहीं कि पॉलिटिक्स के। चलिए ये हमारा
पैराग्राफ था, तो मैंने इसमें आपको पढ़ा है योगा इज बीन प्रैक्टिस सिंस टाइम इमेमोरियल। मतलब हमारे देश ने पूरी दुनिया को योगा दिया। ऐसा नहीं है कि दुनिया में किसी जगह एक्सरसाइज नहीं होती थी, अलग अलग फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज सब जगह होती है, एवरी पीपल, ठीक है। इवन जो मुस्लिम्स नमाज करते हैं वो भी एज अ सॉर्ट ऑफ एक्सरसाइज है। कोई दूसरे कुछ और तरीके से कोई डांस करते हैं, दैट इज ऑल्सो एक्सरसाइज। स्विमिंग इज एक्सरसाइज। प्लेइंग गेम्स वगैरह है, बास्केटबॉल, फुटबॉल, सब एक्सरसाइज ही है। तो कोई जरूरी नहीं है कि एक ही तरह की एक्सरसाइज करें या वही एक ही ओनली तरीका। अगर आपका मकान दूसरे मंजिल पे और आप स्टेप से आते जाते हैं तो दैट इज मोर देन इनफ एक्सरसाइज। अगर दिन में 4 बार जा करके आते हैं तो यू आर कैरिंग दैट मच ऑफ वेट। अपना खुद का वजन 60-50 किलो जो भी है उसको लेके आप ऊपर नीचे आ रहे हैं, है ना। तो 12 फीट का 10 फीट का आपका जो घर होगा उसको उतने तक आप जा रहे हैं, तो दैट इज ऑल्सो ए गुड एक्सरसाइज। वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, साइकिलिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। तो कोई से भी एक्सरसाइज लीजिए, मतलब ये है कि यू शुड। अब ना व्हाट डज एक्सरसाइज डू, व्हाई वी आर सो मच एम्फसाइजिंग ऑन एक्सरसाइज? कैन एनीबडी टेल मी सर, वो एक्सरसाइज करने से क्या फायदा होता है? एनीबडी? आप तो, आप में से सभी किसी न किसी टाइप का एक्सरसाइज करते होंगे। अभी जो मैंने बताया उनमें से डांस तो हर कोई करता होगा, है ना। मूड हो गया चलो नाच ले, गाना आ गया कोई अच्छा आपके पसंद का, चलो नाच लो, है ना। तो ये तो हम तो करते ही रहते हैं। मुझे नहीं आता डांस करना, तभी मैं ही हाथ पैर तो हिला ही लेता हूँ, चलो यार कौन देख रहा है। हम्म। तो बताइए आप, आपको क्या लगता है, मतलब एक्सरसाइज करना क्यों जरूरी है? फिजिकल हेल्थ को फिट रखने के लिए। फिजिकल हेल्थ, हेल्थ कैसे फिट रहेगी ये भी बताइए। बिल्कुल सही है ये फैट आप। डिपॉज फैट डिपॉजिशन कम होगा उससे, ज़्यादा मेहनत होगी। और आज न्यूज़पेपर में भी आया था कि उससे मेमोरी भी बढ़ती है कभी कभार। हाँ, ठीक है। हाँ ये एक्चुअली क्या है ना, जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, when we are indulge into any exercise, तो एक्सरसाइज क्या करता है ना, वो हमारा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है, वो हमारा ब्रीदिंग रेट बढ़ा रहा है, वो हमारे दूसरे जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं उनको उनको फिट कर रहा है, उनके ऊपर वजन बढ़ा रहा है, उनके ऊपर एक्टिविटी, मतलब उनको ज्यादा एक्टिव करा रहा है, सो दैट इन केस ऑफ need your body will be able to deliver that much of oxygen, that much of breathing, that much of air आएगी, that much of flow of blood will be there। अगर हम धीरे 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 हम सुस्ती रहेंगे, दुकान पे गए सेठ जी वहीं जाके लेट गए, है ना। अब तो खैर आजकल तो दुकानें छोटी हो गई तो आपको कोई काउच नहीं मिलेगा, है ना। पहले क्या, मतलब बड़ी बड़ी दुकानें होती थी, सेठ जी के लिए काउच पड़े रहते थे, एंड वो वर्कर्स काम करते रहते थे। दिन भर सेठ जी को सिर्फ गालियां ही बकनी होती थी और कुछ भी नहीं है। हाँ वो राम स्वरूप ये 4 डायलॉग बोला और उसको बोला ये यार ले आके दे, ये लेके दे। तो वो दिन भर दे टू बी सिंपली लाइंग ऑन द काउच, और एक साइड में उनके पास एक बड़ा सा वो होता था संदूक जिसके अंदर वो पैसे वैसे रखते थे, है ना। बस वही वही काम करते थे। पैसे वो हिसाब किताब रखने वाला भी मुनीम अलग से रहता है। तो उनका पेट का घेरा ऐसा ऐसा हो जाता था, कोई दिक्कत नहीं है, खाओ पियो मस्त रहो। लेकिन द डे ही विल हैव टू इंडल्ज इनटू एनी हैवी एक्टिविटी, तो उसका जो लंग्स है ना, ये जो डायमीटर है चेस्ट का, जो डायफ्राम का फैलना, जो इंटरकोस्टल मसल्स का उठना, वो सब उसका रिड्यूस हो गया ग्रेटिंग। जो उसका ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, आर्टरीज उसके अंदर काफी अच्छे थे, जो है वहाँ कोलेस्ट्रॉल जम गया। अगर तो ब्लड, आप सोचिए ना, आपके घर के सामने नाली है, अगर उसमें पानी बिल्कुल धीरे धीरे बहता होगा तो देयर विल बी लॉट ऑफ काई जम जाएगी वहां पे, ठीक है, काफी सारा स्लग स्लज जम जाएगा। लेकिन इफ वाटर इज ऑलवेज फ्लोइंग विद अ गुड स्पीड, तो नाली अपने आप से ही साफ रहेगी। हम भी नाली साफ करने के लिए क्या करते हैं, बाल्टी भर के पानी लिया धड़ाक, तो सारी गंदगी बह के चली जाती है आगे। हम एक्सरसाइज में क्या कर रहे हैं, व्हेन वी आर इंडल्ज इनटू एक्सरसाइज और इंक्रीजिंग ब्लड सर्कुलेशन, बिकॉज मसल्स विल रिक्वायर मोर ब्लड, इट्स बॉडीज ऑटोमेटिक प्रोसेस। उसका अपना खुद का तरीका है कि जैसे ही ऑक्सीजन की डिमांड ज्यादा हुई, ब्रीदिंग रेट विल इंक्रीज, हार्ट बीट्स विल इंक्रीज, ब्लड सर्कुलेशन विल इंक्रीज, और वो अपने आप से क्लीन करती चल जाएगी। इट विल नॉट लेट द क्या कहते हैं वो प्लाक टू डिपॉजिट देयर, ठीक है। तो ये कारण है। और आपका आपका जो चेस्ट का डायमीटर है वो बड़ा रहेगा, सो दैट इन केस ऑफ नीड यू विल बी एबल टू, दैट इज द लंग्स विल बी एबल टू पंप इनफ ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। वो हो गए, मसल्स की कॉन्ट्रेक्टिबिलिटी बनी रहेगी। जिसने कभी मसल्स को काम ही नहीं लिया वो तो जरा सा करेगा और थक जाएगा, उसकी एबिलिटी ही नहीं रहेगी, है ना। जो रोज वेट उठाता है नेचुरली उसकी वेट लिफ्टिंग कैपेसिटी ज्यादा हो जाती है। एक जो दुकान पे काम करने वाला मजदूर है, वो 100 किलो की बोरी आराम से उठा करके पीठ के ऊपर, खुद का वजन ही 50-55 किलो होगा,
55 किलो का आदमी 100 किलो की बोरी उठा करके और रख कर आ जाता है ठेले पे या कार में, जहाँ पे भी आप बोलो. हाउ इट इज पॉसिबल? बिकॉज ही इज डूइंग इट राइट फ्रॉम द चाइल्ड. वो जब से उसने होश संभाला वो काम कर रहा है, पहले छोटा वजन उठाया, फिर बड़ा उठाते उठाते जो है वो उस हालत तक पहुंच गया. अब उसकी जगह उससे ज्यादा हष्ट पुष्ट एक आदमी से आप कह दो कि ये 20 किलो का तेल का पीपा या 15 किलो का तेल का पीपा ऊपर ले जाना बेटा, दूसरी मंजिल पे या पहली मंजिल पे, मना कर देगा. मना कर देगा वो, मेरे से नहीं होता है ना. बकेट फुल ऑफ वाटर दे कांट लिफ्ट. तो वो क्यों हो गया? बिकॉज हमने हमने कभी काम नहीं ले लिया. हमारी एबिलिटी है बट वी आर नॉट एबल टू यूज इट. इट कैन बी कंपेयर्ड बाय द सेम थिंग. आपने एक बढ़िया वाली कार खरीद ली, कुछ भी ले लो, BMW की कारें 300 350 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, चलाओगे कहाँ? इंडिया में तो कोई रोड ही नहीं है. नीदर एनी रोड परमिट यू टू ड्राइव. ठीक है, अब रेसिंग के लिए तो हमने खरीदी नहीं है कार. दीज कार्स आर नॉट फिट फॉर रेसिंग, दे आर रोड पे ड्राइव करने वाली कार है. रेसिंग में तो ये इनमें 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 वो तो स्किड करने की और ये सारी कैपेबिलिटी नहीं है, वो तो फिसल करके बाहर जाएगी रोड. तो अब उन ड्राइव को उसका फायदा क्या? यू हैव एन एबिलिटी बट यू कांट मेक यूज ऑफ इट. द सेम इज दिस. द मसल्स हैव एन एबिलिटी बट वी आर नॉट मेकिंग यूज ऑफ इट. ठीक है, एंड दैट इज व्हाई एक्सरसाइज इज नेसेसरी. The exercise is maintaining the tempo, it is maintaining the capabilities, वो उसको तंदुरुस्त रख रही हैं. ठीक है, तो दो आई एम नॉट इंडल्जिंग इनटू वेरी मच एक्सरसाइज. मेरी एक्सरसाइज कुल मिला के यही है कि नीचे से ऊपर जाता हूँ, ऊपर से नीचे आता हूँ, छत पे 20 30 40 50 चक्कर काट लेता हूँ, बस इतना ही है. ठीक है, बट जब कभी जरूरत होती है आई कैन लिफ्ट माई होल कूलर, नीचे से ऊपर ले जा सकता हूँ, ऊपर से नीचे ला सकता हूँ, नीचे से सिलेंडर लेकर के ऊपर तक ला सकता हूँ, ऊपर से खाली सिलेंडर नीचे ले जा सकता हूँ. ऑल दिस इफ आई कैन डू, आई थिंक दैट्स मोर देन इनफ. मेरे को इससे ज्यादा चीजों की जरूरत भी नहीं है, इससे ज्यादा एक्टिविटी की जरूरत भी नहीं है. भागना दौड़ना सबके लिए मेरा बॉडी तैयार है. ठीक है, तो इफ दिस इज व्हाट वी नीड फॉर एक्सरसाइज. हम नहीं कह रहे हर आदमी को 50 किलो वजन उठाना है. जरूरत होती है तो मैं उठाते ही 50 किलो गेहूं की बोरी आराम से कार से उठा करके आई ब्रिंग आउट टू द नॉट फर्स्ट 1.5 फ्लोर. ठीक है, तो वो भी कर लेते हैं. तो ये फिजिकल एक्टिविटी जो है वो आपकी स्ट्रेसिंग, आपको आपके आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के, आपको आपके सर्कुलेटरी सिस्टम को, आपके मस्कुलर सिस्टम को, आपके स्केलेटल सिस्टम को, इनको सबको मेंटेन करके रखता है. एंड दैट इज व्हाई एक्सरसाइज इज नेसेसरी. नाउ आई एम नॉट आस्किंग एवरीवन टू गो इंडल्ज इनटू दीस थिंग्स. तो मैंने अपना एग्जांपल दिया कि सिंस आई एम नॉट इन्वॉल्व इन योगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कुछ नहीं कर सकता. ठीक है, और जो कुछ नहीं करते, दूसरी किसी एक्टिविटीज में नहीं लगे रहते हैं, वो योगा करें, सूर्य नमस्कार करें. कितनी सारी एक्टिविटीज इन्वॉल्व हो जाती है इसके अंदर, है ना. वो मुस्लिम्स होते हैं, वो नमाज करते हैं, पता नहीं कितनी बार उठते हैं, बैठते हैं, नील डाउन होते हैं, गर्दन इधर घुमाते हैं, गर्दन उधर घुमाते हैं, नीचे झुकते हैं. मोर देन इनफ. बॉडी को स्ट्रेस मिल गया. हाँ, उससे लंग्स वंग्स नहीं फैल रहे है ना, उससे ब्लड सर्कुलेशन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा. उन सब के लिए तो डांस करना पड़ेगा अच्छा, या स्विमिंग करनी पड़ेगी, बास्केटबॉल खेल. सबसे बढ़िया एक्टिविटी है स्विमिंग. of course I don't know. Basketball, you are stretching your body, you are running, है ना. तो ये सारे the awareness about the disease and the effect on the different bodily function and vaccination तो हम पूरा का एक टॉपिक दिया है वैक्सीनेशन का, आगे तब हम इसके बारे में पढ़ेंगे. व्हाट इज वैक्सीनेशन, हाउ इट वर्क्स एंड ऑल, एंड देन यू विल कम टू नो वास्तव में होता क्या है वैक्सीन, है ना. अगेंस्ट इन्फेक्शियस डिजीज, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट एंड कंट्रोल ऑफ वेक्टर. नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कंट्रोल ऑफ वेक्टर. There are a number of diseases which are carried by some of the biotic agents. Most common in nonsense is mosquito. सबसे ज्यादा मस्किटो. मलेरिया लिया जाता है, डेंगू लिया आता है, चिकनगुनिया लिया आता है, वो क्या कहते हैं, वो एलिफेंटिसिस लिया आता है, एनसेफेलिसिटिस लिया आता है. कितनी सारी बीमारियां वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर करता है. ठीक है, तो मस्किटो सबसे खराब है. उसके बाद जो नेक्स्ट है वो मैकेनिकल वेक्टर, दैट इज फ्लाइज. वो निमोनिया, टाइफाइड और जॉन्डिस और इन सब के जो है वो एक जगह से दूसरी जगह तक लेकर के जाने वाले. ठीक है, वो दे आर नॉट इंसर्टिंग इन द बॉडी बट दे आर पुटिंग इनटू योर फूड, और खाना आप ही लेंगे. दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड मैकेनिकल वेक्टर. फिर कॉकरोचेस हो गए. ठीक है, और फिर बहुत सारे दूसरे एजेंट्स हैं जो ये काम कर सकते हैं. ऐसा नहीं कि दूसरे इंसेक्ट जो ये सब नहीं कर रहे हैं वो ये नहीं. चूहे हैं ऑस्ट्रेलिया में, इतने हो गए चूहे न्यू साउथ वेल्स के अंदर, है ना. दे वर शोइंग ऑन द टीवी, इतने सारे चूहे हो गए
कि आप अंदाज नहीं लगा सकते। आपने कभी सोचा नहीं होगा इतने चूहे हैं। अगर आप कोई अभी जस्ट यूट्यूब पे जस्ट टाइप करना कि द रैट मैनेस और रैट्स इन ऑस्ट्रेलिया या न्यू साउथ वेल्स, कुछ भी लिख दिया ना, वो गूगल तो अपना आप सर्च कर लेता, तो आपको देखने को मिलेगा। एंड नाउ वहाँ पे भी एक इशू चल रहा है। ऑस्ट्रेलिया जनरली डोंट यूज पेस्टिसाइड्स, बहुत कम अमाउंट में वो पेस्टिसाइड यूज करते हैं। पीपल आर मोर अवेयर है, ठीक है। तो अब वो रैट्स कैसे कंट्रोल करें? नहीं करेंगे तो शायद वो प्लेग जैसी खतरनाक बीमारी ला सकता है। सो नाउ दे आर वन सेट ऑफ पीपल आर सेइंग कि भाई हमको पेस्टिसाइड इंपोर्ट कर देना चाहिए इंडिया से, ठीक है। अदर्स आर सेइंग कि नो, if we'll use pesticide, the entire soil, land, water, बहुत सारी चीजों को वो अफेक्ट करेगा। चूहे हैं वो पॉइजन खाएंगे, उसके बाद उनको ईगल खाएंगे, उनको वल्चर खाएंगे, उसको दूसरे जानवर खाएंगे, वो सब पॉइजनेट हो जाएंगे, फूड से इनके अंदर ही आ जाएगा। एंड ऑल दैट विल स्टडी इन द लास्ट चैप्टर, 15 चैप्टर के अंदर, 16 चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे उसके बारे में, फूड चेन में। दैट इज आपने पढ़ा है क्लास 10th में भी, बायो कंसंट्रेशन, ठीक है। तो इट इज नो, वी आर तो जस्ट स्टडिंग। हम तो इंडिया में तो हम केवल पढ़ने में विश्वास करते हैं, उनको काम में यूज करना दैट इज नॉट आवर कंसर्न। बट दोज पीपल आर वेरी मच वरीड। तो वो अभी नहीं सोच रहे हैं, वो ये सोच रहे हैं कि हम उनको बायोटिकली कंट्रोल करेंगे, बिल्लियां लगाएंगे, या वो अपने आप से उनकी पॉपुलेशन एक पीक पे पहुंच के खत्म हो जाएगी। बट दे आर नॉट विलिंग टू यूज पेस्टिसाइड एनीवे। लेट अस, दैट इज दैट, बढ़िया, हम काय को चिंता करें, हम अपनी बात करते हैं। तो वेक्टर जान गए ना आप, वो जो एक बीमारी को एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाते हैं, उनको हम वेक्टर्स कहते हैं। वेक्टर्स आर कैरियर्स, है ना। नाउ सम ऑफ द इन्फेक्शन लाइक इन्फेक्शियस डिजीज लाइक एड्स आर फेटल। आपको एक बात बता देता हूँ, एड्स अपने आप में कोई बीमारी नहीं है। एड्स के रहने से बीमार आदमी नहीं मरता जब तक कि उसको कोई इन्फेक्शन नहीं हो जाए। एड्स इज ओनली डिक्रीजिंग और इम्यूनिटी, ठीक है। अब आज की तारीख में आप जान रहे हो कि ये जो बीमारी फैल रही है कोरोना, वो इम्यूनिटी के कारण ही है। हम जान रहे हैं कुछ लोग जो है लेबर क्लास के लोग अभी भी अफेक्ट नहीं हो रहे हैं, है ना। इतने सारे गरीब लोग जो हैं वो अभी भी अफेक्ट नहीं हो रहा। अगर आप गांव में जाएंगे तो उनमें जो अफेक्ट हो रहे हैं वो कौन हो रहे हैं? या तो बच्चे हैं, या फिर वो ओल्ड ओल्ड पीपल है ना। जवान लोगों को गाँव में कुछ नहीं हो रहा, बिना मास्क के घूम रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो हर तरह के एनवायरनमेंट में रह चुके हैं, एक्सपोज हो चुके हैं, सो दे गॉट इनफ ऑफ एंटीबॉडीज मेड इन देयर बॉडी। बट दैट इज नॉट अ क्राइटेरिया कि हम नहीं करें। आज नहीं हो, भगवान की दया, किसी दिन फंस जाओगे तो उसके बाद गांव में कोई इलाज भी नहीं है, ठीक है। तो हम ये नहीं कहना चाह रहे हैं कि वो जो कर रहे हैं वो सही कह रहे हैं, लेकिन क्या है, इम्यूनिटी कम उनकी है, दे गॉट इम्यूनिटी, हमारी इम्यूनिटी कम है। एड्स क्या करता है? इट इज डिक्रीजिंग इम्यूनिटी। नाउ इम्यूनिटी कैन बी कंपेयर्ड फॉर अ कंट्री लाइक अ डिफेंस मैकेनिज्म, है ना। हमारी कंट्री के लिए आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स 3 डिफेंस सिस्टम है, प्लस फिर इंटरनल डिफेंस के लिए हमारे पास में कुछ है, और होम गार्ड्स हैं, फिर हमारे पास क्या कहते हैं सीआरपी है, उसके बाद ये इंडस्ट्रियल क्या कहते हैं डिफेंस है। तो बहुत सारी डिफेंस हमारे पास है ना। और फिर सारे नेताओं के ब्लैक कमांडो तो है ही है। तो उनको छोड़िए आप, हमें क्या कह रहा हूँ कि डिफेंस सिस्टम, अगर किसी कंट्री के अंदर डिफेंस नहीं होगा तो एनी कंट्री कैन अटैक। अगर भारत में आर्मी नेवी का हम सोचे कि बहुत ज्यादा खर्चा हो रहा है, कोई एक नेता आए बट उठ करके, तानाशाह नेता, और वो बोले कि आज से सारी आर्मी नेवी या एयरफोर्स बंद, कोई जरूरत ही नहीं, हमारी लड़ाई तो होती ही नहीं। कल ही आएगा पाकिस्तान, नेपाल भी घुस आएगा इंडिया में, मालदीव भी पत्थर फेंकने लगेगा, ठीक है। इफ यू डू नॉट हैव डिफेंस, इट इज जस्ट लाइक दैट कि आप अपने घर में ताला नहीं लगा रहे, ये सोच के कि चोरी तो होती ही नहीं है, ठीक है, मत लगाओ। एक दिन नहीं होगी, 2 दिन नहीं होगी, 3 दिन नहीं होगी, हफ्ते भर के अंदर तो सब साफड़ा सुपड़ा साफ हो जाएगा घर का, ठीक है। तो यही हाल है। एड्स हमारा क्या डिफेंस को खत्म कर रहा है, एंड इन ए वे इट इज एक्सपोजिंग आवर बॉडी टू द एनी पैथोजन, और वो जो भी पैथोजन आएंगे उनके बल्ले बल्ले हो गए बॉडी के अंदर आके, ठीक है। तो एड्स अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, एड्स केवल हमारी इम्यूनिटी को कमजोर कर रहा है। एड्स के कारण हमको कोई फीवर नहीं आ रहा, एड्स के कारण हमको कोई टाइप का कुछ सिम्टम नहीं देखने को मिला। एड्स इज ओनली लीडिंग टू द पेविंग द वे फॉर द अदर डिजीज टू एंटर, ठीक है। तो ये एक याद रखिएगा आप। नाउ अमंग नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस, कैंसर, जो ये तो सारी इन्फेक्शियस डिजीज की बात है। नॉन इन्फेक्शियस में बहुत सारी बीमारियां हैं, ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस तो खैर वो जेनेटिक हो गया, उसको छोड़िए। सिंपल ब्लाइंडनेस जो होते हैं, डेफनेस, है ना,
टंग किसी की टाइट रहती है, बेचारे बोल नहीं पाता है, डमनेस, है ना, किसी का ग्लैंड फेल हो जाता है। तो इफ समबडी इज सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज तो क्या कहेंगे आप, वो इन्फेक्शियस थोड़ी है, वो उसकी बॉडी से वो जेनेटिक भी नहीं है, हेरिडिटी हो सकती है, नॉट जेनेटिक। तो हर बीमारी इन्फेक्शन से नहीं होती है ना, हर बीमारी जो है जेनेटिक भी नहीं होती। तो कुछ बीमारी ऐसी है जो फेलियर ऑफ सम, अब किडनी, किसी की किडनी फेल हो जाए, क्यों फेल हो गई, मे बी एनीथिंग, किडनी में स्टोन आ जाए, तो इनमें से कोई कारण थोड़ी है, इन्फेक्शन से थोड़ी स्टोन आ रहा है, ठीक है। तो देर में भी सो मेनी अदर डिजीजेस ऑल्सो, जो कि किसी अदर कारणों से हो सकता है। अगर किसी का आर्टरी के अंदर कोलेस्ट्रॉल जम गया और उसको हाई ब्लड प्रेशर हो गया, तो अब आप इनमें से कौन सी बीमारी कहेंगे उसको, इट इज नॉट इन्फेक्शियस। if I got high blood pressure, will it affect my neighbor, जो मेरे मेरे साथ बैठने वालों को या सोने वालों को या मेरे घर में रहने वालों को सबको हार्ट अटैक हो जाएगा, हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा क्या, नहीं होगा। इफ आई एम डायबिटिक द अदर्स विल नॉट बी, ठीक है। तो ये जो बीमारियां, दे आर नॉन इन्फेक्शियस डिजीज एंड वन अमंग देम इज कैंसर, एंड कैंसर इज द मोस्ट डेंजरस ऑफ देम, मोस्ट क्या कहते हैं, स्टडीड, सबसे ज्यादा रिसर्च भी जो है कैंसर के ऊपर हुआ है। अब तो खैर आपकी बात करेंगे रिसेंट ईयर में, तो हम सबसे ज्यादा कोरोना के ऊपर बात करिए हम, ठीक है। अमंग नॉन इन्फेक्शियस डिजीज कैंसर इज द मेजर कॉज ऑफ डेथ। ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज, तो इन सबके बारे में पढ़ना, अभी हमने केवल केवल इंट्रोडक्शन पढ़ा है। लेट मी रीस्टार्ट दिस मीटिंग, मतलब नेक्स्ट मीटिंग, ओके। सो in this chapter we will be dealing only with physical diseases, जो मैं, है ना, जो जो हमारे को शारीरिक रूप से हो रही है। मेंटल डिजीज वी आर नॉट गोइंग टू स्टडी। सोशल का तो इंडिया में कहीं पढ़ाते हैं क्या, आई डोंट थिंक इवन इन द MBBS they are teaching any social issues and social issues, कुछ एक बता देंगे एड्स के बारे में, सोशल इश्यूज, तो वो तो एक्चुअली फिजिकल के अंदर ही आ जाना है। तो जो डिजीजेस हैं उनको हम पहले क्लासिफाई करते हैं, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डिजीजेस। तो डिजीजेस जो है वो तीन तरह से हैं, है ना, वैसे तो ज्यादा भी होंगे, लेकिन हम पढ़ते हैं पहले इन्फेक्शियस डिजीज। इन्फेक्शियस डिजीज जो है वो कुछ फैक्टर्स के कारण होती हैं। व्हाट आर द फैक्टर, ए वायरल डिजीजेस, बी वायरल डिजीज में नाम मैं बाद में आपको बता दूंगा, दूसरे बैक्टीरियल, तीसरे प्रोटोजोअल, चौथा फंगल, एंड पांचवें हेलमिंथिक। ठीक है, कई सारी बीमारियां जो है वो हमारी बॉडी में वर्म्स वगैरह के कारण होती हैं, तो वो हेलमिंथिक डिजीजेस हो गई, ठीक है, नाम लिख के रखिए। ठीक है, तो ये तो हो गई इन्फेक्शियस डिजीज, कौन कौन सी होती हैं जिनके बारे में हम थोड़ी देर बाद में जानेंगे। फिर नॉन इन्फेक्शियस, कम्युनिकेबल भी मिलेंगे आपको, नॉन कम्युनिकेबल के नाम से आए डिजीजेस। नॉन इन्फेक्शियस डिजीज को हम कई तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। पहला आप ले लेते हैं जेनेटिक, जेनेटिक, दूसरा जेनेटिक ही लिखेंगे हम, हेरिडिटी नहीं लिखते हैं यहाँ पे, है ना, फेलियर ऑफ ग्लैंड्स, थर्ड एबनॉर्मलिटी, चौथा कंजेनाइटल, पांचवा बताएं ये हो गई, तो जेनेटिक हो गए, ये सब हो गए, और दूसरा क्या, हैबिट फॉर्मिंग, जिसमें सारे ड्रग्स ड्रग्स आ जाएंगे कि, हाँ, इनको आप हैबिट फॉर्मिंग फ्रॉम लाइफ स्टाइल डिजीजेस भी कह सकते हैं, LIFAST, लाइफ स्टाइल डिजीजेस, और एक होती है एक्सीडेंट्स, ठीक है।
तो हमने बीमारियों को कई कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर दिया है, कई सारी कैटेगरीज के अंदर हमने इनको डिवाइड कर दिया. लेट अस स्टडी अबाउट देम. अ वाइड रेंज ऑफ ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, प्रोटोजोआ, हेलमिंथेस एक्सेट्रा could cause diseases in man. सबके लिए है, मैन और वुमेन नहीं है. Now such disease causing organisms are called pathogens. तो पैथोजन की डेफिनेशन है, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथोजेंस. ओके, ऑल पैरासाइट्स आर देयरफॉर पैथोजेनिक. क्योंकि पैरासाइट हमारी बॉडी के अंदर रह रहे होंगे, एंडोपैरासाइट या above the body they may be living ectoparasite, and in order to live, in order to survive, they are digging our body, they are using our body, they are using our blood or syrup or soup or क्या कहते हैं sap और some protein, fat, lipids etc. वो किसी न किसी तरीके से हमको नुकसान कर रहे हैं. तो all the pathogens are causing harm to us and in a way they are causing disease. बीमारी क्यों होती है, क्यों होती है बीमारी? अगर कोई पैथोजन हमारी बॉडी में आ जाता है तो इससे क्या फर्क पड़ रहा है? देखिए, पहली बात तो वो हमारी बॉडी को डैमेज करेंगे, कुछ पार्ट्स को वो नुकसान करेंगे. दूसरा क्या होगा, दे विल बी प्रोड्यूसिंग सम टाइप ऑफ वेस्ट विच मे बी पॉइजनस और विच मे बी हार्मफुल फॉर आवर बॉडी. तीसरा, दे मे बी यूजिंग मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट फॉर देयर पर्पस, एंड देन we will not be getting enough of nutrient, enough of energy, है ना. कुछ जैसे ब्लड वगैरह का नुकसान कर दिया, किसी ने कुछ ऑर्गन को डैमेज कर दिया है ना. तो देयर मे बी सेवरल रीजन फॉर विच और बिकॉज ऑफ विच एन ऑर्गेनिज्म कॉजेस सिक. ठीक है, वो हमारे सिस्टम को पैरालाइज कर दे, क्या कहते हैं, हाईजैक कर ले, जैसे कि वायरस वगैरह करते हैं. तो हमारा बॉडी हमारे खुद के काम नहीं करेगा, उनके लिए काम करेगा, उनके लिए उनकी जरूरतें पूरी करता रहेगा. ठीक है, और दूसरा क्या है कि जितनी हमारी जरूरत है, बिकॉज वी आवर बॉडी इज ग्रोइंग इन अ मच स्लोअर रेट इन कंपेयर टू द पैथोजन. पैथोजन जो है वो बड़ी तेजी से ग्रो कर रहे हैं, तो देयर एनर्जी रिक्वायरमेंट इन मोर, देयर न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट इन मोर, सो दे विल बी कंज्यूम मेजर पार्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट फॉर देयर पर्पस. वो खुद के काम में ले लेंगे, हमको नहीं मिल रहे. ठीक है, एज अ रिजल्ट क्या होगा, एज अ रिजल्ट वी विल बी क्या कहते हैं, सफरिंग फ्रॉम डिजीज. तो इसके कारण हमको सफर करना पड़ेगा. तो इसलिए जरूरी है कि हम जो है इन चीजों का ध्यान रखें. तो पैथोजन अगर हमारी बॉडी में आएंगे तो दे विल बी कॉजिंग नंबर ऑफ वे और अफेक्टिंग अस इन अ नंबर ऑफ वेज. तो पैथोजन की डेफिनेशन आपको आ गई, पैथोजन किस तरह से नुकसान करता है आपको आ गया, व्हाट आर द कैटेगरीज ऑफ पैथोजन आपको समझ आ गया. ठीक है, तो ऑल द पैरासाइट जो हैं दे आर पैथोजन एंड दे आर कॉजिंग हार्म टू अस इन वन वे और अदर. Okay, now let us study. Now the pathogens can enter in the body in the by various means. वो गंदे पानी से जा सकते हैं. The mode of transmission, it can be through air, जैसे आजकल कोरोना जा रहा है. ठीक है, एयर या फिर वाटर से, ठीक है, या फिर फूड से, या फिर शेयरिंग ऑफ द आर्टिकल से, या फिजिकल कांटेक्ट से, या सेक्सुअल कांटेक्ट से, या कॉन्टामिनेटेड ब्लड से, या वेक्टर से. ठीक है, और वेक्टर कैन बी active vector or they can be mechanical vector. So these are the various ways by which the pathogen enters in our body. So once they enter, फिर क्या होगा, the pathogen can enter in our body by various means, multiply and interfere with the normal vital activities. तो हमारी बॉडी की जो नॉर्मल वाइटल एक्टिविटीज थे उनको वो हाईजैक कर लेंगे, उनको कंट्रोल कर लेंगे, उनको वो पैरालाइज कर देंगे, रिजल्टिंग द मॉर्फोलॉजिकल एंड फंक्शनल डैमेज. वो हमारे शेप को खराब कर सकते हैं, ऑर्गन की शेप को, ऑर्गन के स्ट्रक्चर को, वो मॉर्फोलॉजिकल हो, एंड फंक्शनली उसके फंक्शन को अफेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, नाउ पैथोजेंस हैव टू अडैप्ट टू लाइफ विद इन द एनवायरमेंट ऑफ होस्ट. अब आप सोचो कि सर पैथोजन के मजे, आ जाओ बॉडी के अंदर और रह लो. ऐसा भी नहीं है, इतना भी आसान नहीं है. द लाइफ ऑफ पैथोजन इज सो नॉट सो इजी. It took hundreds and thousands of years for them to adapt according to our body. And that is why it is said a pathogen is host specific. If a pathogen is living in human, it can live only in human. And if it affects humans' lungs, so it will only affect lungs, not liver or kidney or brain or any other part. ठीक है, जो भी पैथोजन होगा वो होस्ट स्पेसिफिक होगा, वो ऑर्गन से स्पेसिफिक होगा.
ना ऑर्गन में हो सकता है वो एक से ज्यादा जगहों को ऑर्गन्स को कंट्रोल कर रहा हो, अफेक्ट कर रहा हो। हम पढ़ेंगे निमोनिया के बारे में, हम पढ़ेंगे टाइफाइड के बारे में, हम पढ़ेंगे कोरोना जैसे के बारे में। खैर कोरोना हमारे कोर्स में नहीं है, जनरल क्वेश्चन में आ सकता है कुछ एक दो नंबर का, बट मेजर क्वेश्चन ये नहीं हो सकता कभी। तो वो कई सारी चीजें है ना, लेकिन उसके लिए उनको अडेप्ट होना पड़ेगा। अडेप्ट कैसे होना पड़ेगा? से फॉर एग्जाम्पल जस्ट टेक अ सिंपलेस्ट एग्जाम्पल, से फॉर एग्जाम्पल ए वर्म विच हैज टू लिव इन आवर इंटेस्टाइन। तो पहली बार तक उसको इंटेस्टाइन तक पहुंचना चाहिए। हाउ एन इंटेस्ट वर्म विल एंटर इन माय बॉडी? मैं कोई वर्म देख के खा तो नहीं लूंगा किसी भी तरीके से। वर्म तो काफी बड़े होते हैं, हमको दिखते हैं भाई, खाने में भी दिख जाएंगे। अगर खाने में कोई एक बाल दिख जाता है हमको, तो हम वर्म को कैसे खा लेंगे? तो दैट मीन्स वी आर नॉट ईटिंग इट, वी आर नॉट कंज्यूमिंग इट। तो दे एंटर इन आवर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ स्पोर्स। दे आर माइन्यूट इनफ दैट वी कैन नॉट सी देम बाय नेकेड आई। वो इतने छोटे रहते हैं कि हमको दिखने वाले तो है नहीं, वो स्पोर्ट्स के फॉर्म में आए। एंड स्पोर्ट्स आर वेल अडेप्टेड कि वो सलाइवा लाइसोजाइम से इफेक्ट नहीं हो रहे, वो स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड से उनका कुछ नहीं हो रहा, वो पेप्सिनोजन से या ट्रिप्सिनोजन से या अमाइलेज से या लाइपेज से उनका कुछ नहीं बिगड़ रहा। बाइल जूस उनका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा। वंस दे रीच इनटू द इंटेस्टाइन, तो उनका जो स्पोर होता है उनमें कुछ हुक लाइक स्ट्रक्चर है, वो जाके फंस जाते हैं, ठीक है, एंड देन दे कम आउट। अब इस प्रोसेस में मैं मान के चलता हूँ कि 1000 स्पोर गए तो शायद 2 ही सर्वाइव करेंगे। मोस्ट ऑफ देम आइदर दे विल कम आउट विद द फीकल मैटर, they may not get a chance to enter क्या कहते हैं stick into the body, or they must have been damaged by the third line of defense जो हम कह रहे हैं। ये थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है हमारा, है ना। कौन इसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हमारा लाइसोजाइम है, हमारे इतने डिफरेंट एंजाइम्स हैं, बाइल जूस है ना, एंड पैंक्रियाटिक जूस है, तो दे ऑल प्रोवाइड आइदर एसिडिक और एल्कलाइन कंडीशन और सम टाइप ऑफ, अब जो भी चीज का बना होगा स्पोर का कवर, वो भी तो प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट फैट में से किसी का बना होगा, तो वो उसको डिसॉल्व भी कर सकते हैं, ठीक है। तो उनको इन सारी चीजों से बचना है। Now, once the spore, that is spore is this thing germinated और उसमें से worms बन गया, अब उसको तो जिंदगी भर इंटेस्टाइन में अटके रहना है। तो हमारा इंटेस्टाइन तो रोजाना डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट कर रहा है, तो in spite of secretion of digestive enzyme, it has to adapt a certain mechanism to save itself or prevent itself against this। तो उसको क्यूटिकल सीक्रेट करती रहनी पड़ेगी जो कि वो एंजाइम से अफेक्ट नहीं हो। सेम मैनर एज आवर बॉडी इज सीक्रेटिंग म्यूकस, ठीक है। तो ये और क्या है, जैसे एक और एग्जांपल, वो तो चलो हमारे पेट में, चलो इफ अ वर्म इज देयर इन माय स्टमक, तो क्या उसको मेरे स्टमक तक रहना है, उसको कहीं आगे नहीं जानना है। They also have to multiply, they have to continue their life, that means they have to reproduce। तो वो रिप्रोडक्शन करके अगर वो मेरी बॉडी में रहेंगे तो क्या होगा, आज नहीं तो कल मैं तो मर ही जाऊंगा। तो द डे आई डाई, ऑल द वर्म्स विथ मी दे विल आल्सो डाई बिकॉज़ दे विल नॉट गेट फूड। So that means they had to enter into new body, किसी और की बॉडी के अंदर भी घुसना है उसको, तो वो कैसे आए? तो फॉर दैट दे हैड टू प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ स्पोर्स, हजारों के नंबर में स्पोर्स बनाने पड़ेंगे, सो दैट एटलीस्ट सम ऑफ देम विल रीच टू द फूड, at least some of them will enter into the next person in one way or other। तो मैं क्या कह रहा था, that is they have to adapt themselves so that these things may not have। तो पैथोजन होना कोई आसान काम नहीं है, पैथोजन होना कोई आसान काम नहीं है, बिकॉज दे आर कंटिन्यूअसली फेसिंग क्या कहते हैं एनवायरमेंट विच इज नॉट सुटेबल फॉर देम, continuously exposed to the various type of harmful factor for them which is harmful for them। for us हमने हमारी बॉडी में मैकेनिज्म बनाया so that they can be killed, and their body is created a defense mechanism so that they may not be affected by these क्या कहते हैं conditions which we have created for defense of our body। तो ये है ना, फॉर एग्जाम्पल पैथोजेंस में एंटर इन द वे, ठीक है ये पढ़ लिया। a few represent, ये एक लाइन है, द पैथोजन में एंटर द गट मस्ट नो द वे टू सर्वाइविंग इन द स्टमक एट लो पीएच। हाइड्रोक्लोरिक एसिड पीएच कम होता है ना, लेस देन 7, तो नेचुरली एज लो एज 2 हो जाता है,
and resisting the various digestion. A few representative members of the different group of pathogenic organisms are discussed here along with the disease caused by them. उनसे कौन सी बीमारियां होंगी उनके बारे में हमको यहाँ पे पढ़ना है. Now preventive and control measures against these diseases in general. तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले बैक्टीरियल डिजीज के बारे में. साल्मोनेला टाइफी इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया. दो एग्जांपल दे रखे हैं, ठीक है. जनरली तो साल्मोनेला टाइफी क्या है, एक बैक्टीरियल डिजीज है. किससे होता है? इट इज एक्चुअली साल्मोनेला टाइफी इज द पैथोजन, इज अ पैथोजेनिक बैक्टीरियम. तो ये याद रख लीजिए ये क्या है, ये बैक्टीरियल डिजीज है, ठीक है. विच कॉजेस टाइफाइड, typhoid fever in human being. The pathogen generally enters in the small intestine. कहाँ पहुंचना है इसको? Small intestine. तो small intestine में पहुंचने के लिए एक ही रास्ता है, that is by the contaminated food. By mosquito bite, it will not reach into this intestine. By inhaling, it is not going to reach to the intestine. By physical contact, मैं किसी को टच करता हूँ तो वो कोई चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, मीजल्स थोड़ी है जो टच करने से आ जाएगी. ये इसको तो इंटेस्टाइन तक पहुंचना है. तो इंटेस्टाइन तक पहुंचने के लिए द ओनली वे इज टू एंटर थ्रू फूड. तो फूड के थ्रू ही जा सकता है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है. तो स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू फूड एंड वाटर. तो एक्चुअली वाटर इज अ पार्ट ऑफ फूड ओनली. तो या पानी के साथ जाएगा या फूड के साथ जाएगा. कौन सा फूड और वाटर? कॉन्टामिनेटेड, जो दूषित हो. साफ पानी में थोड़ी रहता है, तो ये दूषित ना हो. विथ देम एंड माइग्रेट टू अदर ऑर्गन्स थ्रू ब्लड. फिर वहां से दूसरी जगह कैसे जा सकते हैं? थ्रू ब्लड. नाउ सिम्टम्स क्या है? तो आपको इस बीमारी के बारे में, कोई सी भी बीमारी के बारे में नोट्स ऐसे बनाने, ठीक है. आप क्या लिखेंगे? ऐसे साथ में साइड में बना लीजिए यहाँ पे कि पैथोजन क्या है. नेम लिख लीजिए पहले डिजीज का, टाइफाइड, PHOID, टाइफाइड. पैथोजन क्या है? साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया. टाइफेरम भी लिखा रहेगा कहीं पे, ठीक है. बैक्टीरिया है ना, बैक्टीरियम लिखा था, यहाँ मैंने बैक्टीरिया लिख दिया. जब ए लग करके खत्म हो रहा है वो प्लूरल है, यम लग के खत्म हो रहा है इसका मतलब वो सिंगुलर है, ठीक है. तो साल्मोनेला टाइफी एक बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरियल डिजीज हो गई. अब सिम्टम्स की बात पूछ रहा है ये या कहाँ पे ऑर्गन ऑफ क्या कहेंगे उसको, अफेक्टेड ऑर्गन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है. मोड ऑफ ट्रांसमिशन, contaminated food और water. Symptoms क्या हो गया? सिम्टम देखिए, सस्टेन फीवर. सस्टेन फीवर मतलब लगातार रहेगा, ऐसा नहीं है आया गया. जब मलेरिया का फीवर क्या एक दिन आता है फिर दूसरे दिन चला जाता है, ऐसा नहीं है, ये कंटिन्यूस रहेंगे, ठीक है. सस्टेन्ड फीवर. ये सिम्टम जो होते हैं ना बहुत जरूरी होते हैं. अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर बोलते हैं हाँ जी क्या हुआ, हाँ जी क्या हुआ, तो हम ये थोड़ी बोले बुखार हुआ. वो आपसे पूछेंगे क्या हुआ, क्या हुआ, कब आया बुखार, क्या क्या हुआ, सर दर्द हुआ, पेट दर्द हुआ, बुखार, ठंड लगी, क्या हुआ. तो यहाँ सिम्टम्स क्या आपका? सस्टेन फीवर. कितना है टेम्परेचर, कितना रहेगा? 39 to 40 डिग्री सेल्सियस. काफी ऊंचा है ये, टू 40 डिग्री सेल्सियस. वीकनेस तो हर बीमारी का होता है, तो इसको तो कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं है, वीकनेस, ठीक है. फिर आया स्टमक पेन. तो एक बात हो गई कि इसका जो पैथोजन होगा वो कहाँ पर बैठा, वो स्टमक में या डाइजेस्टिव सिस्टम में. ना हम जब स्टमक बोलते हैं तो जनरल में स्टमक जब हम बोल रहे हैं तो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम को इन्वॉल्व कर रहा है मेनली, क्योंकि हम एब्डोमेन के लिए स्टमक बोल रहे हैं. पेन जब एब्डोमेन में होता है तो हम कहते हैं स्टमक पेन. स्टमक इज एक्चुअली लाइंग दिस पार्ट. और हमारे दर्द हो रहा है यहाँ हो रहा है जरूरी नहीं है, वो तो नीचे हो रहा होगा एब्डोमेन में, लेकिन हम उसको स्टमक कहते हैं. तो इसलिए आप याद रखिए एब्डोमिनल पेन है ये, है ना. स्टमक की जगह हम क्या लिख सकते हैं? एब्डोमिनल, ठीक है. स्टमक एक ओके. तो ये स्टमक पेन या एब्डोमिनल एक या जो भी आप लिखना चाहें ये हो गया. इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन.
कॉन्स्टिपेशन तो जानते ही हैं, कोटा के लोगों के लिए तो बहुत कॉमन चीज है। कॉन्स्टिपेशन, फिर हेडेक, फिर लॉस ऑफ एपेटाइट। लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख ही नहीं लगेगी। कैसा लगेगी? क्योंकि वो तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर तो वो बैठे हुए हैं। लॉस ऑफ एपेटाइट एंड आर सम ऑफ द कॉमन फीचर। अब ये तो कॉमन है ना। अब सीवियर केस में क्या होगा? इफ द टाइफाइड इज नॉट कंट्रोल्ड, किसी ने सोचा पेट दर्द है, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, है ना। किसी इसके पास चले गए, क्या कहते हैं उनको, वो सड़क किनारे बैठे रहने वाले जो झोला साहब साहब डॉक्टर होते हैं, उनको हम कहते हैं क्वैक्स। तो किसी क्वैक के पास चले गए वो, तो क्वैक को क्या मालूम, तो वो क्या करने वाला, वो कुछ चूरन वूरन दे देगा, कोई गोली वोली दे देगा, है ना। तो कुछ ढंग का हो। वो हम ये नहीं कह रहे हैं कि एलोपैथी हो, होम्योपैथी हो, कौन सी पैथी हो, जो भी हो, कोई सी भी पैथी हो, यूनानी में जाओ, आप किसी में भी जाओ, घर का इलाज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट जब वो देख रहे हैं कि समझ आ गया है कि ये अभी ठीक नहीं हो रही है, देन वन शुड बी वरी अबाउट इट, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा, अगर हम उसका ठीक से इलाज नहीं करा पाएंगे तो फिर क्या होगा, वो इंटेस्टाइन में पोर्स कर देंगे, इंटेस्टाइन में छेद कर देंगे। इंटेस्टाइन में छेद होने से क्या होगा, जो फूड होगा वो वहां से विसरा में फैल जाएगा, विसरल ऑर्गन्स में, जो कैविटी है मीजोडर्म की, एंड देन इट विल पॉइजन देयर, ठीक है। तो देखते हैं क्या लिखा, इंटेस्टाइनल परफोरेशन, ठीक है, वो लेट स्टेज के अंदर है, इंटेस्टाइनल परफोरेशन, ठीक है। छेद हो जाएंगे बारीक बारीक उसके अंदर, और वहां से क्या होगा, फूड बाहर निकलेगा। तो इंटेस्टाइनल परफोरेशन एंड डेथ में अकर इन सीवियर केसेस, ठीक है। उससे क्या होगा, पॉइजनिंग एंड डेथ इन सीवियर केसेस, ठीक है। अब टाइफाइड फीवर कुड बी कंफर्म्ड बाय विडाल टेस्ट। अब इसका टेस्ट भी लिखिए, ये आपसे ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। तो टेस्ट क्या हो गया, कंफर्मेटरी टेस्ट, कोरोना का कंफर्मेटरी टेस्ट क्या है, कौन बताएगा मुझे? कोरोना का कंफर्मेटरी टेस्ट हो गया सब। कोरोना का कंफर्मेटरी टेस्ट, और आरटीपीसीआर। आरटीपीसीआर। दो तरह के हैं, एंटीजन टेस्ट हो सकता है या आरटीपीसीआर हो सकता है, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए। एड्स का टेस्ट आपसे पूछेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि एड्स का टेस्ट क्या होता है, दैट इज क्या होता है, कुछ बता सकते हैं एड्स का? एड्स का टेस्ट नहीं पता आपको? सर प्लीज रिपीट। एड्स का टेस्ट क्या होता है, अगर किसी को एड्स है या नहीं है कैसे पता करेंगे? ब्लड से। ब्लड से, तो टेस्ट का नाम है ना कुछ, उसका नाम है एलिसा टेस्ट, ELISA, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, ओके। ये आरटीपीसीआर है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या कहते हैं, पीसीआर है, दैट इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो ये है ना, ये विडाल टेस्ट, विडाल भाई साहब ने बताया होगा, तो ये विडाल टेस्ट है। विडाल टेस्ट एक कल्चर टेस्ट होता है, ठीक है। ये कल्चर टेस्ट के अंदर क्या होता है, आपको सैंपल को रखना पड़ेगा कुछ दिन, इट टेक्स एटलीस्ट 2 to 3 days। तो 2 से 3 दिन बाद में रिजल्ट आता है। इसलिए क्या है कि ये एकदम आप, ऐसा नहीं है कि आप हॉस्पिटल गए फटाफट से पता पड़ गया। हमने देखा कि मतलब जो शुरू के टेस्ट थे कोरोना के, वो भी टाइम लग रहे थे, तो हमने फिर पीसीआर मेथड डेवलप करा। पीसीआर इज अ मेथड जिसके अंदर वायरस की कॉपी बना लेते हैं फटाफट फटाफट, नॉट वायरस बट वायरस के आरएनए की, ठीक है। इवन हमको एक मिल जाए तो हम उसकी मल्टीपल कॉपी बना लेंगे।
ताकि उसका टेस्ट हमको समझ आ जाए फट से। तो ये विडाल टेस्ट जो है उसके लिए ऐसा कुछ अवेलेबल नहीं है, ये वायरस नहीं है, ये बैक्टीरियल डिजीज है। तो इसके लिए आपको पहले उसको कल्चर करना पड़ेगा, कल्चर करेंगे तब नंबर ऑफ बैक्टीरिया विल इंक्रीज, देन ओनली इट कैन गिव पॉजिटिव टेस्ट। तो ये टेस्ट हो गया। तो यहाँ देखिए ये दे रखा विडाल टेस्ट, अ क्लासिक केस इन मेडिसिन, ये आप याद रखिए आप। अब यहाँ देखिए आप, हाइजीन किसको कहते हैं? अ क्लासिक केस ऑफ मेडिसिन, जिसमें एक लेडी का नाम है, ये घर घर जाके खाना बनाती थी, उसका नाम था मैरी मेलन। मैरी मेलन जो थी वो निकनेम टाइफाइड मैरी, उसका फिर हमने नाम ही, मतलब लोगों ने उसका नाम ही टाइफाइड मैरी कर दिया। ठीक है, इज वर्थ मेंशनिंग हियर, शी वाज अ कुक बाय प्रोफेशन। लोगों के घर में जाके खाना बनाती थी, कईयों के घर में, है ना। इंग्लिश डिजीज है। ओके, तो ये टाइफाइड मैरी मैरी मेलन क्या करती थी, लोगों के घर में खाना बनाती। अच्छा, इसकी इम्यूनिटी थोड़ी वैसी रही होगी, या उसको दर्द सहने की आदत रही होगी, उसको फीवर वीवर का पता नहीं पड़ा होगा। तो शी वॉज अ कैरियर, शी हैड पैथोजेंस इन हर बॉडी बट शी वॉज नॉट अवेयर ऑफ इट। पर वो जिस जिसके घर में खाना बनाती थी ना, उन सबके वो देखा के आगे बीमारी। तो उससे क्या हो गया कि शी स्प्रेड द डिजीज टू नंबर ऑफ पीपल। ठीक है, सो ये लिखा है कि टाइफाइड मेरी इज वर्थ मेंशनिंग हियर, शी वाज अ कुक बाय प्रोफेशन एंड वाज टाइफाइड कैरियर एंड कंटिन्यूड टू स्प्रेड टाइफाइड फॉर सेवरल इयर्स। ठीक है, लोगों को ये भी नहीं पता पड़ा कि भाई हमारे सबके घर में एक चीज कॉमन है कि वो हमारे यहाँ पे एक ही सेम बाई आती है ना। उनको ये नहीं पता पड़ा कि हमारे सबके घर में सेम बाई आती है और वही बीमारी लेकर के आ रही है शायद। तो ये थ्रू फूड शी प्रिपेयर्ड। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल है, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है यहाँ पे जो। सर हाँ जी। बाद में कैसे पता चला कि उस मतलब मेड को टाइफाइड था? पता ही पड़ा होगा, जब टेस्ट वेस्ट करा होगा तो पता ही पड़ा होगा, या उससे भी पूछे होंगे तो सब। सबसे पहले टाइफाइड इसी को हुआ था या फिर टाइफाइड तो बहुत पहले से चल रहा था लेकिन टाइफाइड फिर पहले से ही इसने चल रहा और था, फैला दिया? टाइफाइड पहले से ही चल रहा था, इस एरिया में इसने फैला दिया। अच्छा। ठीक है, ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे चिल्ड्रन। मिलते हैं कल, और कल पढ़ेंगे इसके आगे। थैंक यू सर। गुड डे।